कोर्ट में केस लड़ रहा था गरीब लड़का। जज ने जैसे ही नाम सुना, खड़े हो गए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बिहार की राजधानी पटना की है, जहां एक ऐसा मामला सामने आया जिसने ना सिर्फ कोर्ट रूम में बैठे लोगों को हिला दिया, बल्कि इंसानियत पर यकीन भी वापस दिला दिया। उस दिन पटना जिला कोर्ट में हमेशा की तरह भीड़ थी। हर तरफ वकीलों की काली कोट, फाइलों की खड़खड़ाहट और लोगों की धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक दुबला-पतला लड़का खड़ा था। फटे पुराने कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल और आंखों में एक अजीब सा डर और उम्मीद दोनों। उसका नाम पुकारा गया, अगला केस। रंजीत कुमार बनाम राज्य सरकार। लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन नजरों में अजीब सी जिद थी। तुम्हारे वकील कहाँ हैं? जज ने कड़क आवाज में पूछा। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, सर, मेरे पास वकील करने के पैसे नहीं हैं। मैं खुद ही अपना केस लड़ूंगा। पूरा कोर्ट रूम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। एक गरीब लड़का खुद अपना केस लड़ रहा था। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ को उस पर तरस आ रहा था और कुछ को यह सिर्फ एक और हारने वाला केस लग रहा था। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट में क्या होने वाला है। जज साहब ने फाइल उठाई और जैसे ही उन्होंने लड़के का पूरा नाम पढ़ा, रंजीत कुमार, पिता का नाम रामशरण प्रसाद, इतना पढ़ते ही जज अचानक रुक गए। उनकी आंखें फाइल पर जम गई। चेहरे का रंग बदल गया और फिर जो हुआ उसने पूरे कोर्ट को हैरान कर दिया। जज अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध रह गया। वकील एक दूसरे को देखने लगे। लोग फुसफुसाने लगे, जज साहब खड़े क्यों हो गए? रंजीत खुद भी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। जज ने कुछ सेकंड तक उसे गौर से देखा, जैसे किसी पुराने चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तुम रामशरण प्रसाद के बेटे हो? रंजीत ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। जज की आंखों में अचानक नमी आ गई, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और बोले, केस की सुनवाई शुरू करते हैं। कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति अब पूरी तरह ध्यान से इस केस को देखने लगा। अब यह सिर्फ एक मामूली केस नहीं रह गया था। रंजीत ने अपनी बात शुरू की, सर, मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। मेरे पिता मजदूरी करते थे, लेकिन 5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और उसी में उनकी मौत हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द दिल को छू रहा था। उनके बाद घर चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम करने लगा, लेकिन वो रुक गया। जज ने कहा, आगे बोलो, घबराओ मत। रंजीत ने गहरी सांस ली। सर, जिस जमीन पर हमारा घर है, वो जमीन एक बड़े आदमी ने जबरदस्ती अपने नाम करवा ली और अब वो हमें वहां से निकालना चाहता है। कोर्ट में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे नहीं है, लेकिन वो जमीन मेरे पिता की थी। उन्होंने सालों मेहनत करके खरीदी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सर, अगर वो जमीन चली गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज चुपचाप उसे देख रहे थे, जैसे हर शब्द को अपने दिल में उतार रहे हों। दूसरी तरफ उस जमीन पर कब्जा करने वाला आदमी एक बड़े वकील के साथ खड़ा था। महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि फैसला उसके पक्ष में ही आएगा। उसके वकील ने तुरंत कहा, माय लॉर्ड, ये लड़का भावनात्मक बातें कर रहा है। हमारे पास सारे कानूनी कागजात हैं जो साबित करते हैं कि जमीन मेरे क्लाइंट की है। उन्होंने फाइल आगे बढ़ाई। ये रजिस्ट्री, ये दस्तावेज, सब कुछ लीगल है। जज ने फाइल ली और ध्यान से देखने लगे। रंजीत घबराकर बोला, सर,
ये सब झूठ है। मेरे पिता पढ़े लिखे नहीं थे। उनसे धोखे से अंगूठा लगवा लिया गया था। कोर्ट में हलचल मच गई। जज ने सिर उठाकर पूछा, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? रंजीत चुप हो गया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, नहीं सर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बस सच है। उसकी ये बात सुनकर कुछ लोग हंस पड़े। सच से केस नहीं जीता जाता, लड़के, पीछे से किसी ने कहा। लेकिन जज चुप थे। उनकी नजरें बार बार रंजीत के चेहरे पर जा रही थी, जैसे वो उसमें कुछ ढूंढ रहे हों, कुछ याद कर रहे हों। फिर अचानक उन्होंने पूछा, तुम्हारे पिता क्या करते थे? रंजीत ने कहा, सर, वो पहले स्टेशन पर कुली का काम करते थे, फिर बाद में मजदूरी करने लगे। जज के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई। क्या वो हमेशा लाल गमछा रखते थे? रंजीत चौंक गया। जी सर, आप कैसे जानते हैं? अब कोर्ट में हर कोई हैरान था। जज ने अपनी नजरें झुका ली और कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, केस की अगली सुनवाई कल होगी। लेकिन माय लॉर्ड, सामने वाले वकील ने कुछ कहना चाहा। जज ने सख्त आवाज में कहा, कोर्ट इज एडजर्न्ड। हथौड़ा बजा और सब कुछ वहीं रुक गया। लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर जज साहब ने रंजीत का नाम सुनकर ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? रंजीत खुद भी उलझन में था। वो धीरे धीरे कोर्ट से बाहर निकला। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। जज साहब मेरे पिता को कैसे जानते हैं? उन्होंने केस अचानक रोक क्यों दिया? उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, रंजीत। वो मुड़ा। कोर्ट का एक कर्मचारी उसके पास आया और बोला, जज साहब ने तुम्हें अपने चैम्बर में बुलाया है। रंजीत के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। ऐसा सच जो ना सिर्फ उसके केस को बदल देगा, बल्कि उसकी पूरी किस्मत भी। रंजीत के कदम जैसे जैसे जज साहब के चेंबर की ओर बढ़ रहे थे, उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर जज साहब मेरे पिता को कैसे जानते हैं? चेंबर के बाहर खड़े कर्मचारी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, आओ। रंजीत धीरे से अंदर गया। कमरे में सन्नाटा था। दीवारों पर कानून की किताबों से भरी अलमारियां थी और बीच में जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कोर्ट वाली सख्ती नहीं थी। उन्होंने रंजीत को पास आने का इशारा किया। डरो मत, यहां तुम आरोपी नहीं हो, उन्होंने हल्की आवाज में कहा। रंजीत उनके सामने खड़ा हो गया, सिर झुका हुआ। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर जज साहब ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम्हारे पिता रामशरण प्रसाद, क्या वो रेलवे स्टेशन पर कुली थे? जी सर, रंजीत ने जवाब दिया। जज की आंखों में हल्की नमी आ गई। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जाना बेहतर समझा, जैसे किसी पुराने जख्म को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। तुम शायद नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे पिता ने एक बार मेरी जान बचाई थी। रंजीत ने चौंक कर सिर उठाया। क्या? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। जज साहब धीरे धीरे बोलने लगे, जैसे हर शब्द उनके दिल से निकल रहा हो। आज से करीब 20 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब लड़का था। पटना स्टेशन पर इधर उधर भटकता रहता था। जेब में पैसे नहीं, पेट में खाना नहीं। रंजीत ध्यान से सुन रहा था। एक दिन मैं बहुत बीमार पड़ गया। तेज बुखार था और मैं प्लेटफॉर्म पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। कमरे में सन्नाटा गूंज रहा था। लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी तुम्हारे पिता रामशरण प्रसाद वहां आए। जज की आवाज भर्रा गई। उन्होंने मुझे उठाया, अपने कंधे पर लाद कर अस्पताल ले गए।
अपने पैसे से मेरा इलाज करवाया और कई दिनों तक मेरी देखभाल की। रंजीत की आंखें भर आई। उसे पहली बार अपने पिता की जिंदगी का वो हिस्सा पता चल रहा था जो कभी उन्होंने बताया ही नहीं। अगर उस दिन तुम्हारे पिता मुझे नहीं बचाते तो आज मैं यहां जज बनकर नहीं बैठा होता, जज ने धीरे से कहा। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। रंजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता पर गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही एक कसक भी कि ऐसे इंसान को दुनिया ने क्या दिया। जज साहब ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बिना किसी लालच के मेरी मदद की और आज उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। रंजीत ने कांपती आवाज में कहा, सर, अगर वो आज होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। जज कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर अपनी मेज के पास आकर खड़े हो गए। तुम्हारा केस मैंने ध्यान से देखा है, उन्होंने कहा। रंजीत ने उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। लेकिन कानून सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलता, सबूत चाहिए। यह सुनकर रंजीत का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि शायद अब भी कुछ नहीं बदलेगा। जज ने आगे कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सच हार जाएगा। रंजीत ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक जज के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर। कमरे का माहौल बदलने लगा। क्या तुम तैयार हो सच के लिए लड़ने के लिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो? रंजीत ने बिना सोचे कहा, जी सर, मैं तैयार हूं। जज ने हल्की मुस्कान दी। तो फिर तुम्हें सबूत ढूंढने होंगे, पुराने कागजात, गवाह, कुछ भी जो ये साबित कर सके कि तुम्हारे पिता के साथ धोखा हुआ था। लेकिन सर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, रंजीत ने निराश होकर कहा। जज ने टेबल की दराज खोली और एक पुरानी डायरी निकाली। ये डायरी तुम्हारे पिता की है। रंजीत चौंक गया। क्या? उन्होंने मुझे दी थी जब मैं उनसे आखिरी बार मिला था, जज बोले। रंजीत के हाथ कांपने लगे जब उसने डायरी ली। इसमें शायद तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे केस को बदल सकता है। रंजीत ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसे अपने पिता की आखिरी निशानी मिल गई हो। जज ने गंभीर आवाज में कहा, याद रखना, यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, यह तुम्हारे पिता की इज्जत की लड़ाई है। रंजीत की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक आग थी। मैं हार नहीं मानूंगा, सर, उसने दृढ़ आवाज में कहा। जज ने सिर हिलाया। अगली सुनवाई तक तुम्हारे पास समय है खुद को साबित करने का। रंजीत चेंबर से बाहर निकला, लेकिन अब वो वही कमजोर लड़का नहीं था जो कुछ देर पहले था। उसके हाथ में डायरी थी और दिल में अपने पिता की सच्चाई। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस डायरी के अंदर छुपा सच इतना बड़ा होगा कि ना सिर्फ उस अमीर आदमी का चेहरा बेनकाब करेगा, बल्कि पूरे शहर को हिला देगा। रंजीत ने जैसे ही कोर्ट के चेंबर से बाहर कदम रखा, उसकी पकड़ उस पुरानी डायरी पर और मजबूत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में सिर्फ एक डायरी नहीं, बल्कि उसके पिता की सच्चाई, उनका सम्मान और उसका पूरा भविष्य था। वो सीधे घर नहीं गया। उसने पास के एक सुनसान कोने में बैठकर डायरी खोल ली। पहला पन्ना पीला पड़ चुका था। उस पर कांपते हुए हाथों से लिखा था, रामशरण प्रसाद। रंजीत की आंखें भर आई। वो धीरे धीरे पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने पर उसके पिता की जिंदगी के संघर्ष लिखे थे। कैसे उन्होंने दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़े, कैसे हर एक रुपया बचाकर उस छोटे से जमीन के टुकड़े को खरीदा, और कैसे वो सपना देखते थे कि एक दिन उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। रंजीत के हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर एक पन्ने पर आकर उसकी नजर रुक गई। उस पन्ने पर कुछ अलग लिखा था। आज एक बड़ा आदमी आया था,
उसने कहा कि कागज बनवाने हैं। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसने कहा कि सब ठीक है। मैंने अंगूठा लगा दिया। रंजीत का दिल धड़क उठा। वो तेजी से आगे पढ़ने लगा, लेकिन अब डर लग रहा है, कहीं उसने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया। रंजीत की सांसें तेज हो गई। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो जो भी ये पढ़े वो सच को सामने जरूर लाए। ये पढ़ते ही रंजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आ गया था, उसके पिता के साथ सच में धोखा हुआ था। लेकिन सिर्फ डायरी से केस नहीं जीता जा सकता था, उसे और सबूत चाहिए थे। उसी वक्त उसे डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम दिखा, शंभू काका, और नीचे एक अधूरा पता। रंजीत ने तुरंत फैसला कर लिया, मुझे इन्हें ढूंढना होगा। अगले दिन सुबह सुबह वो उस पते की तलाश में निकल पड़ा। गांव के बाहर एक पुरानी सी बस्ती में पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। वहां छोटे छोटे कच्चे घर थे और हर तरफ गरीबी साफ नजर आ रही थी। रंजीत ने लोगों से पूछताछ शुरू की, क्या यहां शंभू काका रहते हैं? कुछ लोगों ने मना कर दिया, कुछ ने अनदेखा कर दिया, लेकिन आखिरकार एक बुजुर्ग महिला ने कहा, वो सामने वाली झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन बहुत बीमार हैं। रंजीत तुरंत वहां पहुंचा। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था और एक कमजोर बूढ़ा आदमी खाट पर लेटा हुआ था। काका, रंजीत ने धीरे से आवाज दी। बूढ़े आदमी ने आंखें खोली। कौन? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। मैं, रंजीत, रामशरण प्रसाद का बेटा। ये सुनते ही बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। रामशरण का बेटा? उन्होंने उठने की कोशिश की। रंजीत ने उन्हें सहारा दिया। काका, मेरे पिता के साथ जो हुआ, मुझे सच जानना है। शंभू काका कुछ पल चुप रहे, जैसे पुरानी यादों को टटोल रहे हों। फिर उन्होंने भारी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता बहुत सीधे इंसान थे और उसी का फायदा उठाया गया। रंजीत ध्यान से सुन रहा था। वो बड़ा आदमी, उसने धोखे से उनसे कागज पर अंगूठा लगवा लिया और जमीन अपने नाम कर ली। क्या आप ये कोर्ट में गवाही देंगे? रंजीत ने तुरंत पूछा। शंभू काका ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं जिंदा रहा तो जरूर दूंगा। रंजीत के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। लेकिन तभी काका ने एक और बात कही, लेकिन बेटा, वो आदमी बहुत ताकतवर है। उसने कई लोगों को डराया है, कुछ को तो गायब भी कर दिया। रंजीत के चेहरे पर एक पल के लिए डर आया, लेकिन फिर उसने अपने पिता की डायरी को कसकर पकड़ लिया। अब मैं डरूंगा नहीं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। वो शंभू काका को लेकर शहर लौट आया और उनका इलाज करवाने का इंतजाम किया। दिन रात मेहनत करके उसने बाकी सबूत भी जुटाने शुरू कर दिए। पुराने रजिस्टर, पड़ोसियों की गवाही और कुछ ऐसे लोग जो पहले डर की वजह से चुप थे, अब धीरे धीरे सामने आने लगे। उधर उस अमीर आदमी को भी खबर मिल चुकी थी कि रंजीत कुछ बड़ा करने वाला है। एक रात जब रंजीत अपने घर लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। बहुत उड़ रहा है आजकल, एक आदमी ने कहा। रंजीत समझ गया, ये उसी आदमी के गुंडे हैं। केस वापस ले ले, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रंजीत का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे पिता की है। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा। अगले ही पल एक जोरदार धक्का लगा और रंजीत जमीन पर गिर पड़ा। उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसने एक बार भी हार मानने की बात नहीं कही। कुछ देर बाद गुंडे चले गए और रंजीत वही घायल हालत में पड़ा रहा। लेकिन उसके होठों पर एक ही बात थी, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन पटना कोर्ट में फिर वही भीड़ थी, लेकिन इस बार सबकी नजरें सिर्फ एक केस पर थी। रंजीत अब सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, वो सच की आवाज बन चुका था। वो कोर्ट के अंदर पहुंचा
चोटों के बावजूद उसके कदम मजबूत थे। जज साहब आए और कार्यवाही शुरू हुई। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जज ने पूछा। रंजीत ने गहरी सांस ली और कहा, जी सर, इस बार मेरे पास सिर्फ सच नहीं, सबूत भी है। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट में जो खुलासा होने वाला है वो उस अमीर आदमी की पूरी दुनिया हिला देगा। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजर सिर्फ एक जगह टिक गई थी, रंजीत पर। उसकी आंखों के नीचे सूजन थी, होंठ फटे हुए थे, कपड़े धूल से सने थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो हिम्मत थी वो किसी बड़े आदमी में भी कम ही दिखती है। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन आज उनकी नजरों में एक अलग ही गंभीरता थी। रंजीत, तुमने कहा था कि इस बार तुम्हारे पास सबूत है, पेश करो। जज ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। रंजीत ने धीरे धीरे अपनी फाइल खोली। सबसे पहले उसने अपने पिता की डायरी कोर्ट के सामने रखी। माय लॉर्ड, ये मेरे पिता की डायरी है। इसमें उन्होंने खुद लिखा है कि उनसे धोखे से अंगूठा लगवाया गया था। सामने खड़े अमीर आदमी के वकील ने तुरंत कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सिर्फ एक डायरी है, कोई कानूनी दस्तावेज नहीं। कोर्ट में हलचल मच गई। जज ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। रंजीत, क्या और कुछ है तुम्हारे पास? रंजीत ने गहरी सांस ली। जी सर, गवाह भी है। इतना सुनते ही सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। दो लोग अंदर आए, एक डॉक्टर और उनके सहारे चलते हुए शंभू काका। कमजोर, कांपते हुए, लेकिन आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। रंजीत ने उन्हें सहारा देकर गवाही के कटघरे में खड़ा किया। आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे। वकील ने औपचारिक प्रक्रिया पूरी की। शंभू काका ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मैं सच कहूंगा। पूरा कोर्ट रूम एकदम शांत हो गया। बताइए, उस दिन क्या हुआ था? रंजीत ने पूछा। शंभू काका ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया। रामशरण बहुत सीधा आदमी था। वो कागज पढ़ना नहीं जानता था। उस बड़े आदमी ने कहा कि ये सिर्फ जमीन के रिकॉर्ड ठीक कराने के लिए है, और उससे अंगूठा लगवा लिया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। असल में वो जमीन उसके नाम ट्रांसफर करने के कागज थे। ये सुनते ही हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। सामने खड़े अमीर आदमी का चेहरा पहली बार थोड़ा ढीला पड़ा। उसके वकील ने तुरंत कहा, यह सब झूठ है, कोई सबूत है इसके पास? रंजीत ने तुरंत एक और फाइल आगे बढ़ाई। सर, यह सरकारी रजिस्टर की कॉपी है। जिस दिन ये कागज बने थे उसी दिन मेरे पिता अस्पताल में भर्ती थे। वो वहां मौजूद ही नहीं थे। जज ने फाइल को ध्यान से देखा। कोर्ट में बैठे लोग अब पूरी तरह समझ चुके थे कि मामला क्या है। सामने खड़े आदमी के चेहरे से अब आत्मविश्वास गायब हो चुका था। जज ने सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या कहना है तुम्हारा? वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माय लॉर्ड, ये सब साजिश है। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले वाली ताकत नहीं थी। जज ने हथौड़ा बजाया। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान से सुना है। पूरा कोर्ट रूम सांस रोके खड़ा था। यह साफ है कि रामशरण प्रसाद के साथ धोखा किया गया और उनकी जमीन गैरकानूनी तरीके से हड़पी गई। रंजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। इसलिए कोर्ट यह आदेश देता है कि वो जमीन तुरंत रंजीत कुमार को वापस की जाए। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा और आरोपी पर धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में कड़ी कार्रवाई की जाए। हथौड़ा बजा। कोर्ट इज एडजर्न्ड। उस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। रंजीत वही खड़ा रो रहा था, लेकिन ये हार के आंसू नहीं थे, ये जीत के आंसू थे, अपने पिता की इज्जत की जीत के। जज साहब धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे और पहली बार खुलेआम रंजीत के पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा।
आज तुमने साबित कर दिया कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। रंजीत ने उनके पैर छू लिए। सर, ये सब आपके बिना संभव नहीं था। जज ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, ये तुम्हारे पिता की नेकियों का फल है और तुम्हारी हिम्मत का। कुछ दिनों बाद रंजीत उसी जमीन पर खड़ा था जहां कभी उसका बचपन बीता था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक सपना था। उसने तय किया वो पढ़ाई पूरी करेगा और एक दिन कानून की पढ़ाई करके खुद वकील बनेगा, ताकि किसी और गरीब के साथ ऐसा अन्याय ना हो। और वहीं पास में एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया, रामशरण प्रसाद स्मृति केंद्र, जहां गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दी जाती थी। लोग कहते हैं उस दिन सिर्फ एक केस नहीं जीता गया था, बल्कि इंसानियत भी जीती थी। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। सीख बस इतनी है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास ताकत नहीं है। सच, हिम्मत और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत होती है। और याद रखिए, अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते, वे एक दिन जरूर लौट कर आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रामशरण प्रसाद की नेकिया उनके बेटे के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। अब आप बताइए, अगर आप रंजीत की जगह होते तो क्या आप भी इतनी ही हिम्मत दिखा पाते, या डर के आगे झुक जाते? और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां, तो अभी रिश्तों का संयोग को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ